लिए सियासी तज्जियाकार सीनियर जर्नलिस्ट समीउल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं अमरीकी इंतखाबात से। इंतखाबात से कबल आपसे बात हुई थी, उसके बाद आपसे अब गुफ्तगू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ गए हैं, गो कि अभी इक़्तिदार उनके हवाले नहीं हुआ लेकिन टीम बनाना भी शुरू कर दिया। आपका कॉलम भी हमने देखा। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो तैनातियां कर रहे हैं, क्या कुछ पॉलिसीज उनकी आने वाले दिनों में नज़र आ सकती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो फतह है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रब्बि इश्रह लि सदरी यस्सिर लि अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द सना रब्बे ताला की ज़ात ग्रामी पर और करोड़ों दुरूद खातमुन नबीय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अम्मा बाद, दरअसल आपने जहाँ तक ट्रंप के बारे में पूछा है तो उसके बाद यह है कि आप ये देखिए कि ट्रंप के आइंदा प्रोग्राम और ट्रंप के जो इंतखाबी अदारे थे, इनको दोनों को अगर यकजा करके देखें तो चीज़ हमारे सामने अमर्ज होकर सामने आती है। वो है उनकी मौजूदा नामजदगियाँ जो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। मतलब मैं मुख्तसर से वक्त में आपको तीन चार, ज़्यादा नहीं से तीन चार वो नामजदगियाँ बता देता हूँ जिससे आप पूरा अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने इंतखाबात में बड़े भारी तरीके से ये कहा था कि मैं आइंदा अमेरिका कोई आइंदा नई जंग शुरू नहीं करेगा और जितनी जंगें हो रही हैं उनकी जंग को मैं बंद करने की कोशिश करूंगा। जंगें जो है मैं बंद करने के लिए आया हूँ। और लोगों ने इस बात को भारी उसे मैंडेट भी दिया। मैंडेट के बाद वो कामयाब भी हो गए। अब ये है कि क्या ट्रंप ने जो अपने वादे, इंतखाबी वादे किए थे, क्या वो अपने वादे पूरे कर सकेंगे? ये जो नई इंतखाबी की जो नई जो अपॉइंटमेंट्स आई हैं उनके बारे में मैं तीन चार जो नाम जो मैं जिक्र किया मैं करता हूँ, उस बात अंदाजा कर लीजिए कि आप भी और आपके जो सामीन है वो भी। आप देखिए, ट्रंप ने ना एक साबिक फौजी कर्नल माइक वॉल्ट्स को ना कौमी सलामती अमूर का मशीर नामजद किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कौमी सलामती की, नेशनल सिक्योरिटी की। अच्छा, वो माजी में वो चीन को अमरीकी असर सूख के लिए ना माशी और उसके बाद सबसे बड़ा खतरा समझते हुए ना उसे एक नई सदर ताबीर करते हैं। और पाकिस्तान के जो सी पैक है उसके भी शदीद मुखालिफ है वो। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर के लिए नामज़द होने जो अलीस स्टेफनिक है, उन्होंने माजी में चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है। जब ये खबरें सामने आई थी कि चीनी हमारे याफ्ता हैकर्स ने साबिक़ सदर के फ़ोन से मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, तो मामला बड़े ख़राब हो गए थे। इन दोनों का आप देख लीजिए कि इनकी पॉलिसी क्या है। अच्छा, फिर ट्रंप ने सेक्रेटरी खारजा के लिए जो बहुत ही अहम ओहदा जो होता है उसके लिए सेनेटर मार्को रूबियो को नामजद किया है। रूबियो कौन है? रूबियो जो है ये पाकिस्तान को जो करीब हमारे जो इत्तेहादी चीन है उसके शदीद तीन मुखालिफ, उसके बारे में सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। इसी वर्ष में यानी सितंबर में या 2 महीने पहले उन्होंने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक मजमून में लिखा था कि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता मुखालिफ है। यानी केमिस्ट चीन जो है जमहूरी माल का ना अभी दोस्त है ना कभी हो सकता है। और 2020 में चीनी हुकूमत ने तो इन पर पाबंदी आयद कर दी थी। अगर आपको याद हो, उन्होंने हांगकांग में बाजार पर क्रैकडाउन के बाद चीन के खिलाफ पाबंदी लगवाने के लिए मुहिम चलाई थी। अच्छा, फिर वो ईरान और चीन के मतलब सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए जाने जाते हैं। इंडिया के तो हम दोस्त हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। फिर यही इसी बस जुलाई में सेनेटर मार्को रूबियो इस भी खबरों में आए थे जब उन्होंने अमेरिकी सेनेट में इंडिया की हमायत और पाकिस्तान के मुखालफत में एक बिल मुतारिफ करवाया था। इस बिल का नाम था अमेरिका इंडिया दफाई ताउन एक्ट, जिसका मकसद दोनों ममालिक में दफाई इश्तराक साझेदारी को बढ़ाना था ताकि इंडो पैसिफिक खत्ते में चीन में बढ़ती हुई जाहिद को रोका जा सके। आपको पता होगा, आपके प्रोग्राम में मैंने जिक्र भी किया था कि क्वाड नाम का एक मादा चल रहा है और उसमें इंडिया भी उसका मेंबर है। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है। वो चीन के खिलाफ मुहाजरा कायम करने के लिए वो क्वाड बनाया गया है। अच्छा, इंडिया को दरपेश खतरा के पेश से सिक्योरिटी, रूबियो ने ये भी कहा अमेरिका से बता लो क्या कि इंडिया को सिक्योरिटी ताउन मुहैया की जाए, यानी उसको जो दरपेश खतरात है। अब खतरात किससे हैं? चीन से और पाकिस्तान से इशारा है कि उससे जो उसको सिक्योरिटी ताउन मुहैया किया जाए। इसके साथ दफाई, सिविल स्पेस, टेक्नोलॉजी और माशी सरमायाकारी के शोबे में ना भरपूर ताउन किया जाए। अच्छा, इस बिल में तजवीज़ पेश की गई थी कि टेक्नोलॉजी की मुंतकली के हवाले से ना इंडिया के साथ वही रवैया अख्तियार किया जाए जो कि अमेरिका, जापान, इसराइल, कोरिया और नेटो इत्तेहादियों के साथ रखता है। इससे आप अंदाजा कर लें कि रूबियो को जो अहम पोस्ट दी गई है वो क्या इंडिया कितना दोस्त है और क्या कर रहा है, और जिस तरह उसने इसराइल की हमायत की है वो भी आपके सामने है। अच्छा, इस बिल में एक और बात भी आपको बता दूं कि इस बिल में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा गया था कि कांग्रेस को पाकिस्तान के दहशतगर्दी और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए
इंडिया के खिलाफ ताकत इस्तेमाल पर कांग्रेस में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। ये इंडिया का बहुत बड़ा मुतालबा, बड़ा पुराना मतलब है, इसमें उसने खुद इसका मुतालबा कर दिया है। अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने में मुलव्वस पाया जाता है तो उसे सिक्योरिटी के एतबार से मदद न फराम की जाए, बल्कि उसमें पाबंदियां लगवाई जाए। अच्छा, फिर मार्को रूबियो जो है ईरान के हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, और उसको वो तो ईरान को 10 नंबर पर कहा देते हैं, टेररिस्ट कंट्री है ये। मतलब फिर अभी इसी साल इसराइल पर ईरानी हमलों के बाद मार्को रूबियो ने हमास के खिलाफ इसराइली कार्रवाई की हिमायत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, आज भी देख सकते हैं आप। अभी उन्होंने हटाया नहीं तो सोशल मीडिया से, उसने कहा कि इसराइल को ईरान को वैसा ही रद्दमल देना चाहिए जैसा अमेरिका देता अगर किसी मुल्क ने हम पर 180 मिसाइल दागे होते। आप ये इससे दावा कर लेंगे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इसराइल हमास के हर अनासर को तबाह कर दे। ये हमास जो है ना, ये जानवर है। ये इस रूबियो ने अपने सोशल मीडिया में कहा, आज भी आप देख सकते हैं। और हमास के बाद कहते हैं उन्होंने खौफनाक जुराइम किए हैं। आप अंदाजा कर लीजिए, अब दुनिया जानती है खौफनाक जुराइम करने वाला कौन है। क्या इसराइल खौफनाक जुराइम कर रहा है या हमास ने किए हैं? फिर खारजा तलकात और इंटेलिजेंस कमेटी को सीनियर रुकन और ट्रंप के सब सियासी हरीफ और सख्त नाकद भी ये रह चुका है। अब वो उनका बड़ा करीबी साथी बन गया है, नाक का बाल बन गया है, और ये सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के नायब सर्वरन के तौर पर काम भी कर रहा है। मैं आपको इसकी वो अहम पोजीशन बता रहा हूँ जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं, जो आपका सवाल है उसी रोशनी में आप देखें कि इसकी कितना पावरफुल आदमी, और उसको इसकी जॉब, उसको क्या जॉब दी गई है, इसके इरादे क्या है, और उसका माजी क्या है। इन्होंने माजी में कहा था ना कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ुर को नतीजे तक पहुंचाने की जरूरत है, यानी बकाया तौर पे, यानी यही वजह है कि आप देखिए, ये भी आपके लिए शायद हैरानकुन बात ना हो कि पहली दफा जो बाइडेन जाते जाते ऐसे कांटे बो गए हैं इस ट्रंप के रास्ते में, उन्होंने यूक्रेन को अपने मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। मिसाइल तो दिए थे लेकिन उसका कहा था इसे इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन अब उसे बकाया तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी है, और यूक्रेन जो है बकायदा तौर पर इस्तेमाल भी कर रहा है। और इसी वजह से रूस ने अपनी जौहरी जो टेक्नोलॉजी डॉक्ट्राइन है उसको तब्दील कर दिया। 3 दिन पहले ये बहुत ज़्यादा शोर मचा था, इसमें मेरे इंटरनेशनल मीडिया पे प्रोग्राम भी मेरे हुए, उसमें बकाया तौर पर रूस ने ये धमकी दे दी है कि ये अगर मिसाइल पे जो इस्तेमाल हुए हैं, हम ये समझेंगे कि जिन मुल्कों के ये मिसाइल को दिए हैं उनको भी हम समझेंगे वो बकाया इसमें शामिल है, और हमारे जवाब में हम उनको भी जवाब दे सकते हैं। यानी पूरे यूरोप ने इस बयान को लजाक रख दिया है। फिर बरतानिया जो मिसाइल दिए थे यूक्रेन को, यूक्रेन ने वो भी इस्तेमाल कर लिए। अब आप ये वो चीजें हैं जो कि आइंदा खतरात के बारे में आपको इनकी कैबिनेट से पता चल सकता है कि कैबिनेट कैसी है। फिर आइए आगे, फ्लोरिडा के ग्रुप कांग्रेस है माइक वॉल्ट्ज जो है ना, अमेरिकी फौजी होने की हैसियत है, कई बार अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट अफ्रीका में भी खिदमत अंजाम देता रहा है। यानी गुज़श्ता बरस इंडियन चैनल वीवन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा था कि दहशतगर्दी जो है ना खारजा पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकती, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या दीगर दहशतगर्द ग्रुप हो, ये नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और इंटेलिजेंस को इससे आगे बढ़ना होगा, ये उसका बयान है। अब आइए तुलसी गुलबार्ड, मैंने अभी आपको उसका एक वीडियो भेजा है, उसमें बकाया तौर पर जो क्या करी वो सुन लीजिए, वो भी खौफनाक है, मतलब उसका बयान भी। ये अमेरिकी फौज में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, इंडियन याद है, और ये आरएसएस की मेंबर भी हैं, और वो इस दौरान मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में तैनात भी रही है। ट्रंप ने साबिक़ रुकन कांग्रेस तुलसी गुलबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर मुकर नामजद किया है। कितनी अहम पोस्ट उसे दी है, उसके ख्याल देखिए जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिया है। अगर हो सके तो आप अपने वीडियो चला के दिखा सकते ताकि आपके नाज़रीन वो देख भी ले, ताकि तुलसी गुलबार्ड के जो नजरियात वो भी लोगों तक पहुंच जाए। यानी तुलसी गुलबार्ड उस वीडियो में जो मैंने को भेजी उसमें तनकीद करती हुई नजर आती है। ये 2017 में 2017 में उन्होंने पाकिस्तान पर शामिल लादों को अपना देने का इल्जाम भी आयद किया था। उस वक्त कांग्रेस जमात दावा के सरबराह हाउस सईद की एक मुकदमे रिहाई पर भी तुलसी ने पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, और कहा था कि हाउस सईद मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड थे, जिनमें 6 अमरीकियों समेत सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। फिर मार्च 2019 में उन्होंने पाकिस्तान अमरीका दरमियान तल्लुकात पर तबसरा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को महफूज पनाह फराहम करता रहेगा, दोनों ममालिक के दरमियान तनाव रहेगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी रहनुमा इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के खिलाफ उठ खड़े। आइए अब और एक अपॉइंटमेंट की, जॉन रैटक्लिफ, वो ट्रंप के पहले दौर सदार में भी नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह रह चुके हैं। अब एक मतलब फिर उनको बतौर CIA का सरबराह मुतम्मल कर दिया। आप जानती हैं कि CIA कितनी मजबूत तंजीम है। इन्हें पहली बार 2019 में साबिक़ स्पेशल काउंसिलर रॉबर्ट मोलर से कांग्रेस में हाई प्रोफाइल सवाल करने की चंद दिन बाद नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के लिए नामजद किया गया था। अच्छा, मिलर FBI के साबिक़ डायरेक्टर थे, जिन्होंने रूस और ट्रंप की 2016 की इंतखाबियों के दरमियान मिली भगत इल्जामात की तहकीकात की थी।
इनके बारे में मशहूर है कि वो चीन और ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। आज भी उनके बयान आप देख सकती हैं, सोशल मीडिया पे भी है और वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स के मज़मून छपे हुए हैं। दिसंबर 2020 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये बहुत बड़ा अखबार है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मज़मून में उन्होंने लिखा था कि इंटेलिजेंस बहुत वाज़ेह है। बीजिंग, यानी चीन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि बीजिंग इक़्तिसादी, अस्करी और टेक्नोलॉजी मैदान में अमेरिका और पूरी दुनिया पर बरतरी चाहता है। चीन की बड़ी कंपनियां अपनी सरगर्मियों की आड़ में चीन की कैबिनेट हुकूमत के लिए काम करती है। अब नई अमेरिकी इंतजाम को, अब मैं इसको सबमिट करने लगा हूं आपके सवाल को, इसका खुलासा आपके सामने रखने लगा हूं कि नई जो अमेरिकी इंतजामिया को चैलेंज के लिए एक अंबार का सामना है। भारत पाकिस्तान खुसूसन इसकी अंदरूनी सियासत और इसका इंडिया से ताल्लुक की तरजीहत के फैसले में बहुत नीचे होंगे। नई ट्रम्प इंतजामिया की तमाम तर तवज्जो पहले मिडल ईस्ट पे होगी, खुसूसन ईरान पर होगी। कभी इम्कान यही है कि ट्रंप की मुश्किल वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद ईरान पर ज्यादा दबाव डालने पर होगी। जैसे कि अभी इनकी जो पूरी कैबिनेट है उसको मैंने आपको तारीफ करा दिया है, अभी 4 आदमी को मैंने तारीफ कराया, बाकी जो है वो भी इसी लाइन पे चल रहे हैं। वक्त नहीं है, वगैरह मैं उनका भी आपको खुलासा दे देता। आप मेरे कॉल से देख सकते हैं, मैंने उनकी बातें भी की है। अब ट्रंप की दोबारा ये कोशिश होगी कि मादा इब्राहिमी को एक मतलब फिर जिंदा किया जाए। ये मादा इब्राहिमी आप जानते हैं, जिसके तहत बकायदा तौर पर इनको मुसलमान मुल्कों से इसराइल को तस्लीम करवाया गया था। मतलब और उन ट्विटर की तवज्जो इस वक्त बात पर रखी जाएगी कि सऊदी अरब सऊदी अरब जो है इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर ले। ताहम ऐसा होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि फ़लस्तीन की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और रियाज में होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस में, जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया, सऊदी प्रेसिडेंट ने अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर इसराइल को फौरी तौर पर जंग बंद करने और ईरान पर हमला होने की सूरत में अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया है ईरान को। अब बाकायदा तौर पे जहां तक सऊदी वली अहद ने जो रियाद में जो इस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस हिसाब से बिल्कुल यू टर्न है सऊदी की तरफ से, और बड़ा एक तब्दीली इसमें आई है कि इसराइल और अमेरिका इस बात को पसंद नहीं करते थे कभी। उन्होंने सोचा हुआ था कि ये अगर ये इसराइल की हमायत नहीं करते तो कम से कम ये गैर जानबदार रहे, लेकिन गैर जानबदारी इसराइल उसकी सऊदी की नहीं रही। अब आप ये देखिए कि जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद सऊदी फौज के जो चीफ हैं, ईरान के चीफ हैं, आपसे उन्हें मुलाकातें भी हुई हैं, इनकी फौजी मशकें भी शुरू हो गई हैं, बाकायदा और भी चीज़ें पाइपलाइन में मौजूद हैं। और बाकायदा तौर पर सऊदी अरब ने अमेरिका को एक किस्म का ऐसा यूटर्न लिया है कि अमेरिका, ट्रंप जो खुद इस बात में परेशान है कि ट्रंप वो सऊदी अरब देख रहा था जिसके अंदर वो आया था, और उसने बाकायदा तौर पर 350 बिलियन के ऑर्डर्स भी ले लिए थे, और बाकायदा तौर पर अपने दामाद जिलाल कुशन की निस्बत से उसने ये पूरा प्लान किया था। यानी जिलाल कुशन जो उनका यहूदी निजात, इनका जो दामाद है, उसने बाकायदा तौर पे एक नए लॉन्च ऑफ अरेबिया का एक काम किया है उसने बाकायदा तौर पे, और उसके उसी के प्रोग्राम की बना पे आपने जो आप देखते हैं जो 10 इनका प्रोग्राम ये था कि फौरी तौर पे 10 इस्लामी मुल्क जो इसको तस्लीम करे, उसके बाद पाकिस्तान को भी जोर दिया जाए कि पाकिस्तान इसको तस्लीम करे। अब मैं आपको उसकी वजह ये बताता हूँ, अगर आपको याद हो तो जो बाइडेन के साथ सऊदी अरब की थोड़े से फासले इसलिए पैदा हो गए थे कि जमाल खाशगी जो सऊदी निजात जमाल खाशगी सहाफ़ी थे, उन्हें इस्तांबुल में बाकायदा तौर पे कत्ल कर दिया, अंकारा में उन्हें कत्ल हो गया था सफारत खाने के अंदर। उसके ऊपर जो बाइडेन ने जब अपनी हुकूमत संभाली तो आते ही उन्होंने बाकायदा तौर पे सऊदी अरब के वलीयत के बारे में बहुत सी ऐसी बातें भी की थी, और बाकायदा तौर पर उन्हें पसे तहरीर उन्हें बाकायदा तौर पर मुज़र्रिब करार दिया था। और फिर उन्होंने कहा था कि भाई जो हुकूक इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं सऊदी अरब में, तमाम जो जितने भी जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर वली है जो अमेरिका के तल्का आपस में दुरुस्त नहीं हो पाए। अच्छा, ट्रंप जो है वो ही समझता था कि मेरे क्योंकि सऊदी के तल्का मेरे बड़े अच्छे रहे हैं, और मैं दोबारा आके जो है सऊदी को उसी वहीं से शुरू करूंगा जहां से मेरे तल्का खत्म हुए थे। लेकिन अभी जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई है रियाद के अंदर, उसके बाद जो है ट्रंप के मामले में ये मामला जो है ना वो मुश्किल नजर आ रहा है। और आप नाम से ये मालूम होता है कि आप देख लीजिए कि उन्होंने, जैसे आपने खुद कहा, अपनी हामी को नवाज रहे हैं। दूसरा ये आम बात मैं बात करके खत्म करता हूँ कि चीन और ईरान के साथ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखने वाले इसराइल की खुद हमायत करेंगे ये, जिससे इनकी जंग बंद करने का जो इंतखाबी वादा ना वो मशकूक हो गया है। तो ये है सूरत हाल, जो आपका सवाल उसका जवाब मैं कह सकता हूँ। सही। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बाइडेन जाते जाते ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो दावा ये किया था कि मैं जंगें ख़त्म करूँगा, लेकिन यूक्रेन को जो इजाज़त दी गई है उसकी वजह से अब रशिया जिस तरह से हाइपर एक्टिव हो गया है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सूरत हाल को कंट्रोल करना, अगर अमेरिका अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटता। लेकिन अमेरिका में जो भी सूरत हाल और रशिया जो भी थ्रेट्स दे रहा हो,
एक जो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बेहतरी की उम्मीद हमें गुज़िश्ता हफ्ते जो देखने को मिली वो आईसीसी की जानिब से वारंट्स इशू किए गए नेतन्याहू के और यूएफ गैलेंट के, जो कि उनके साबिक वज़ीर दिफा हैं जी। तो अब इसमें मोहर सख्त करना समझा जाए कि ये जेनोसाइड के ऊपर अब आईसीसी ने भी बता दिया है कि वॉर क्राइम्स हो रहे थे। अगर ये वॉर क्राइम्स हो रहे थे और जो कि अब हो रहे हैं, हम तो काफ़ी अरसे से ही कह रहे हैं, जो एविडेंस वहाँ से आ रहा था, अब तो आईसीसी ने भी कह दिया है। अमेरिका और बरतानिया की पोजीशन को आप किस तरह से देखते हैं, जो इस पूरे 1 साल से ज़ायद की जो जेनोसाइड है इसमें इजराइल को सपोर्ट करते आए और ऐसी सपोर्ट के जो देखी ही नहीं गई कभी, इतनी सपोर्ट के कोई जवाब नहीं मांगा गया। और कोई भी वो छोटी सी बच्ची हिंद का वाक़या होता था या अलशिफा हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, फिर डॉक्टर्स के साथ जो जिनसी ज़्यादती की गई, ये सारे एक से बढ़ के एक हौलनाकियाँ इसके ऊपर पर्दा डालने में मसरूफ़ रहे। बिलखुसूस अमरीका, उनका जो ऑफिस होता था, इंतज़ामिया होती थी, वो सारे सहाफ़ी सवाल भी करते थे, वो इसको रिजेक्ट कर देते थे। अब इन दोनों ममालिक की ह्यूमन राइट्स पे पोजीशन क्या रह गई है आईसीसी के इस फैसले के बाद? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है बेटा। मैं थोड़ा सा इस सवाल के शुरू में पहले आपके नाज़रीन स्वामीन के लिए थोड़ी सी बात बता दूं कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन की कोशिश का आगाज़ 1993 में ओस्लो अमन माले से हुआ था। इसके बाद दोनों के दरमियान कई दहाइयों तक मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन ये खित्ता जो है अमन के हसूल में कामयाब नहीं हो सका। ना तो मकबूजा इलाकों पर से इसराइल का कब्जा खत्म हुआ, ना ही दो अलग रियासतों की तश्कील मुमकिन हो पाई। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल गजा जंग ने मशरिक़ वस्ता को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। इसका हमने भी जिक्र किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप वो काम कर पाएंगे जिसकी बहुत से लोग और उनके वोटर उसे तोक़ुर लगाए बैठे हैं। अगरचे ट्रंप का इसराइल और हमास का इस जंग के खात्मे में किरदार इंतहाई अहम होगा, मैं आपको ये बता दूं। अगर आपको याद हो तो ट्रंप पहले ही मशरिक़ वस्ता से ना अमेरिकी फौजों के इनखला और अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के जैसे ऐलान करके ना साबित कर चुके हैं कि वो जंग के हक में नहीं है। हम सब ट्रंप के साबिक़ा दौर को याद करें तो ये कहने में हम जानब होंगे कि ट्रंप साजिश नहीं करेंगे, बल्कि हल मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। तो वो जानते हैं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है। वो एक जारहाना सियासतदान, जारे सियासतदान, जो चीज़ों को लटकाने या मामला में ताख़ीर और बेपनाने में यकीन नहीं रखते। ट्रंप को अमेरिका की बालादस्ती पर बहुत एतमाद है, जो कि सियासत और खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जैसे उन्होंने अपने लोगों ने इंतखाब भी कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल से ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीनियों का होगा, क्योंकि आपको पता है हल सिर्फ कमज़ोर पर मुसल्लत किया जाता है। अब आइए, ये जो आप फ्रंट का आपने जिक्र किया, मैं उसका तज़किरा आपके सामने कर रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। बात ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो, थोड़ी सी तारीख पीछे जाए आप, तो बोस्निया का जो बुचर था, यूगोस्लाविया का जो डिक्टेटर था, उसको बकायदा तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट, इसी कोर्ट ने ये समन जारी की है, बकायदा तौर पर जारी किया और फिर जेल में भेजा है। वो अभी तक जेल में है, जेल में मर भी गया वो। अब मसला ये है कि इससे बड़ी, मैं इसको अब कंपैरिजन करें आप, क्या आपको नहीं पता है कि इराक के ऊपर, सद्दाम के ऊपर हमला इसलिए किया गया था कि जी इसके पास, इराक के पास ऐसे हथियार हैं जो कि दुनिया को 15 मिनट के अंदर तबाह कर सकते हैं, और प्रीएम्प्टिव का बहाना लेके उन्होंने यूएन वगैरह लेके उस पर हमला कर दिया। फिर हमला करने के बाद उसको तहस नहस कर दिया, इराक की 2-2.5 साल पुरानी सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया, 3.5 मिलियन लोग मार दिए, उस यानी खाते पीते मुल्क को बिल्कुल भिखारी बना के रख दिया उन्होंने। मतलब उसके बाद ऐलान क्या हुआ, टोनी ब्लेयर ने क्या यहाँ पे माफी नहीं मांगी, उसने कहा कि सॉरी, अब वो हमसे वो गलती हुई। क्या अमेरिका के वो जो उस जमाने के जो सेक्रेटरी थे जनरल कॉलिन पावेल, क्या उन्होंने यूएन में जाके माफी नहीं मांगी इस बात की? क्या उस माफी के बाद कुछ इराक बदल गया? क्या इराक का लूटा हुआ तेल वापस चला गया? क्या इराक की लूटी हुई जो तबाह बर्बाद 4,000, 2,000, 2,500 साल पुरानी जो तहजीब थी वो वापस आ गई? वो तो आज भी बकारी बनकर उसे रख दिया है। बल्कि जब इन्होंने हमला किया तो जो अमेरिका का जो नैब सदर था, डिक चेनी मतलब है, उसने सारा इराक के पेट्रोल का ठेका ले लिया अपने। वो बहुत बड़ा ऑयल का ताजर है, सारा ऑयल बेच दिया वहां पे इराक। तो क्या हुआ? क्या किसी ने आज तक टोनी ब्लेयर के साथ खिलाफ को केस किया, मुकदमा किया किसी ने? इंटरनेशनल कोर्ट को क्यों नहीं याद आया वो मुकदमा? इंटरनेशनल कोर्ट को, जबकि खुद यानी ये अपना जुर्म तस्लीम भी कर चुके हैं। नेतन्याहू तो अपना जुर्म तस्लीम नहीं करता, ठीक है, जो हुआ था क्या इसके खिलाफ तो फिर भी आपने वारंट जारी किए हैं, तो क्या उनके बारे में वारंट भी जारी हुए?
तो ये मैं आपको एक कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग जो इस मामले में बड़े खुशफहमी में मुब्तला है कि अब इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दी है और इसका कुछ ना होगा, तो फिर आपने पूछा कि इन दो मुल्क का किरदार क्या होगा। तो इन दो मुल्क का किरदार क्या है? आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका ने अब तक 38 में तारीखी बात, हिस्टोरिकल बात करने लगा हूँ, इसमें ऑफ काम को कोई ऐसे एतराज की जरूरत नहीं होगी, कुछ किताबों में छप चुका है सारी बातें, आज गूगल में भी है। अमेरिका ने अब तक 38 ममालिक में जाहिरियत की है। मैं जाहिरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एग्रेसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उस किताब के अंदर। अमेरिकन मुसन्निफ है जॉन पॉल, उसने 38 ममालिक में अग्रेसिव जाहिरियत की है और 38 ममालिक में रीलो रुस्वा होकर बाहर निकला है। 38 ममालिक की तबाही बर्बादी जिसके हाथों पे 38 ममालिक के लोग खून लगा हो, क्या उस पर कोई केस चला है? इंटरनेशनल कोर्ट वहां भी तो है ना, क्या उसमें चला है? आप बरतानिया भी आ जाइए, क्या बरतानिया में इससे पहले कई तमाम जंगों में बरतानिया का साथ शामिल है, दुम छल्ला है अमेरिका का? क्या यहाँ पे किसी के खिलाफ को चला है मुकदमा? आप मुझे ये बताइए, आप नेतन्याहू के खिलाफ तो मुकदमा इसलिए चल रहा है कि उसने जेनोसाइड किया, तो जिन लोगों ने असला फराहम किया नेतन्याहू को जेनोसाइड के लिए, वो कहाँ खड़े हैं? क्या वो बराबर के मुजरिम नहीं है? क्या वो पहली दफा बरतानिया की तारीख में, ये गार्डियन यहाँ के गार्डियन में टाइम ने ये बात लिखी है, पहली दफा बरतानिया की तारीख में, बरतानिया तो खैर उसका खालिक है इसराइल का, उस इसराइल को बनाने वाला बरतानिया है। एक 67 वर्ष का एक लेटर है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल की उसका वजूद तश्कील हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि पहली दफा बरतानवी वजीर आज़म मिलने के लिए गया तो असला साथ लेके गया, असले से भरा हुआ जहाज साथ लेके गया। क्या इंटरनेशनल कोर्ट जो है इस बात को लेगी, मुकदमा चलाएगी इसके ऊपर? हालांकि ब्रिटिश कानून के मुताबिक कॉमन इंटेंशन जो है वो बड़ा बड़ा जुर्म है। मिसाल की कॉमन इंटेंशन ये होती है कि मिसाल के तौर पे मैंने किसी को कहा कि इसको मार दो, वो मार देता है, तो उससे बड़ा मुजरिम मैं हूं कि मैंने उसे कहा कि उसे मार दो। बिल्कुल समीउल्लाह मलिक साहब, बरतानिया और अमेरिका की तो बात कर रहे हैं, अमेरिका का तो हमें पता है वो तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और बरतानिया भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि बरतानिया की जानिब से ये कहा गया है कि अगर नेतन्याहू आते हैं तो फिर जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। नेदरलैंड्स की जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि अगर नेतन्याहू वहाँ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जर्मनी की पोजीशन बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जर्मनी हमेशा से ही अगर देखा जाए, हमने देखा कि जो कुछ भी हुआ दूसरी जंग अज़ीम में, उसके बाद से आज तक जर्मनी हमेशा ये नैरेटिव बनाने की कोशिश में रहा, ये कोशिश की गई कि हम हमेशा जेनोसाइड के ऑपोजिट साइड पर खड़े होंगे, हम हमेशा ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होंगे, हम हमेशा रेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होंगे। लेकिन आज जर्मनी में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा करना भी मुश्किल दिखाई देता है, वहाँ पर ख़वातीन को भी पुलिस धक्के दे रही होती है। और अब पहले शायद कोई गलत फहमी हो ना हो, ऑल्डो के बनती नहीं थी, अब तो कोई गलत फहमी जर्मनी को तो नहीं रहनी चाहिए आईसीसी के इस फैसले के बाद कि वहाँ पर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। जर्मनी की पोजीशन को भी, आप इससे पहले बरतानिया की बात करें तो मैं चाहूँगी कि जर्मनी और फ्रांस की पोजीशन को भी शामिल कर लीजिएगा इसमें। जी, बात यह है कि मैंने ये तो खैर जर्मनी मुल्क जो है वो खुद अपनी सियासत लिहाज से या अपनी खारजा पॉलिसी के तहत जो उनको फैसला करेगा। और आपने जो इंट्रो में कहा है जर्मनी के बारे में कि वो हमेशा उन्होंने कहा कि हम हुकूक इंसानी खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे, मतलब है इससे पेशतर कुछ ऐसी अच्छी दो मिसालें ऐसी हैं कि जो वो खड़े हुए हैं। इसमें पहली मिसाल तो ये थी कि सिसिली का एक डिक्टेटर था, उसने जाने की कोशिश की थी, उसको रोक दिया गया था, उसे पता चल गया था, उसने जर्मनी से पनाह मांगी थी लेकिन जर्मनी से इनकार कर दिया, उसे बल्कि आने से ही इनकार कर दिया। उसकी एक यानी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। दूसरी दो मिसालें और भी मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको नहीं इस बात का पता है कि इस गजा की जंग के अंदर जर्मनी ने भी अपना एक रोल प्ले किया है? जी, उसने असला अभी बंद कर दिया, लेकिन असला तो उसने भी भेजा है। मैं आपसे कहना, आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि वो जो लोग कॉमन टेंशन कर रहे हैं, जो बाकायदा उसका असला मुहैया कर रहे हैं, क्या वो बाकायदा वो इससे बड़े मुजरिम नहीं है क्या वो? अब मुझे ये बताइए, क्या तमाम ममालिक यूएनओ के अंदर दो रियासती का, जो इसराइल की दो रियासत का हल मंजूर किया था,
वो सब ये जितने भी यूरोपीय ममालिक है उसमें जर्मनी भी है, जापान भी है, तमाम सारा यूरोप उसमें शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, सब सिग्नेटरी है इसके ऊपर। तो क्या इसराइल इसको तस्लीम कर लिए? आप दूर ना जाएं, कश्मीर के ऊपर कई करारदादे मौजूद हैं यूएनओ के अंदर, जिसमें बकाया तौर पर 3 बड़े ममालिक गारंटर हैं। उसमें अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी, ये तीनों गारंटर हैं उसके, फ्रांस, ये तीनों गारंटर हैं कि वहां में जो है राशमारी कराई जाएगी। क्या राशमारी हुई वहां? बल्कि राशमारी तो एक तरफ रही, वो खत्म करके आज से 3 साल पहले 5 अगस्त को जो है इंडिया ने उसको बकायदा कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। क्या यूएनओ आगे बढ़ा? क्या ये जो सिग्नेटरी थे, जामन कौन होते हैं? सिग्नेटरी जो थे जामन होते हैं। जामन कौन? जामन की जिम्मेदारी क्या होती है? इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि जिस काम के लिए हम साइन कर रहे हैं, अगर ये हम इससे करवाएंगे, ये पाबंद रहेगा, आप इस बात पे यकीन कर लें। इसमें जामन तो ये होता है, मिसाल के तौर पे आपके मेजबान को पैसों का झगड़ा बढ़ गया है, कोई 100 पाउंड 200 पाउंड का या इससे बड़ा कोई झगड़ा पड़ गया है, तो तीसरा जामन आएगा, वो यही कहेगा नहीं अच्छा ये नीलम अगर समीउल्लाह आपको पैसे नहीं देते तो हम आपको पैसे देंगे। तो ये होती है जामन। तो क्या जामनों ने ये काम किया है? ये नहीं किया, हम सब जानते हैं। यानी कितने कितने 7 दहाइयां गुजर गई, 7 दहाइयों पे इनके हाथों पे जो खून लगे हुए, क्या वो धुल पाए? नहीं धुल पाए, अभी तक वैसे ही है। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने उनको बाकायदा तौर पर असला फराम किया है इस जेनोसाइड के लिए, जिस जेनोसाइड की बिना पे इनके वारंट जारी हुए, नेतन्याहू के उनके जो साबका वजीर दफा है, तो क्या जो लोग जिन्होंने असला फराम किया, क्या वो मुजरिम नहीं है? ये क्या मजाक है दुनिया के सामने? मतलब है, आप खुद सोचिए, मतलब ये क्या मजाक है? बिल्कुल। अब तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमने सुना पिछले दिनों इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम इंटरनेशनल लॉ को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमने पिछले 1 साल, उससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हैं माजी में भी, लेकिन 1 साल में जो कुछ हुआ सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से, इतना घर घर पहुंचा। इमेजेस देखे हैं, बच्चों के इमेजेस अभी तक देख रहे हैं। अभी पिछले 48 घंटे में 88 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया है। बच्चे हैं, 3 हफ्ते में 200 बच्चे तो लेबनान में ही शहीद कर दिए गए। तो सब देख रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल लॉ का फिर मकसद क्या है और किस के लिए बना हुआ है। क्या इसमें भी हमने देखा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब करारदाद एक बार फिर से अमेरिका ने वीटो की, तो वहाँ पर भी मौजूद जो रहनुमा थे उन्होंने यही कहा कि हमें समझ नहीं आता, एक ही बार हमें बता दिया जाए कि क्या अलग अलग कवानीन है। खैर, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने आने वाले शोज़ में भी। एक मायूसी रहती है, लेकिन अच्छा है कि आप हमें हौसला भी देते हैं और ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से सवेरा ज़रूर होगा और जो फ़लस्तीनियों की कुर्बानी है वो यकीनन ज़रूर रंग लाएगी। पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बंद तो पीटीआई ने मुल्क करना था, जाम करना था इस्लामाबाद को, लेकिन अब हुकूमत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। हुकूमत ने खुद ही वो समझती है कि वो शायद ऑपोजिशन में, उसने बंद कर दिया है, मोटरवेज बंद कर दिए हैं। इंटरनेट के हवाले से अभी मेरी फैमिली से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि शायद वो लाहौर में कि इंटरनेट भी शायद, वो कह रहे थे कि हमसे राब्ता ना हो तो परेशान ना होना, इंटरनेट बंद हो जाएगी। पूरा मुल्क एक मफलूज करके रखते हैं। ये क्या खेल है और ये खेल कब तक जारी रहेगा पीटीआई वर्सेस हुकूमत का? आपने अभी इस वक्फे से पहले आपने बुशरा बीबी का जिक्र भी किया था। मैं थोड़ा सा ये अर्ज कर दूं, से बात शुरू करना चाहता हूँ। बुशरा बीबी के जो इसका जो बयान की वजह ये है कि पीटीआई इस वक्त ना बेचैनी से ऐसे बयानी की तलाश में है जिससे वो बता सके कि बाहर से मदाखलत की वजह से इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया है। यानी इससे पहले पीटीआई ने अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रम्प को इस बयानी के लिए इस्तेमाल किया था। आपके साथ प्रोग्राम भी एक हुआ था, याद हो। बैरून मदाखलत की वजह से ये इनकी अमेरिका के वो जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसने, उसकी मदाखलत की वजह से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है। उसने जो है वो जन्मबाजों का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसके बाद फिर पीटीआई ही ने अमेरिका में लॉबिंग करते हुए इमरान खान की हिमायत के लिए जो है अमेरिकी कांग्रेस के जरिए रिलीफ लेने की कोशिश भी शुरू कर दी और कर भी रहे, खत भी लिखवाया। अब इसमें आज सऊदी अरब के बयान को शामिल करने की कोशिश जो की गई है, ताहम हम समझते हैं कि बुशरा बीबी के बयान की सदाकत के हवाले से काफ़ी शकूक व शुबहात है। वो जिस दौरे का जिक्र कर रही है ना कि ये वो दौरा था जिस पर इमरान खान के अहलिया ने सऊदी शाही खान के अंदर से की गई तहफ़ वसूल किए थे, जो बाद में पाकिस्तान में इनके लिए मसाइल की वजह बने गए। बिल्कुल, अगर सऊदीज को उनका नंगे पाँव मदीना आना इतना बुरा लगा होता तो उनके इतने महंगे तहफ़ से बिल्कुल नवाजते, वो उनको इतने महंगे तोहफे दिए गए। फिर दूसरी बात यह है कि उस दौरे के बाद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बीबी ने, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बड़े ही गैर मुनासिब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं
और जो कि हालांकि वो जो खुद को खातून अव्वल भी रही, वो मतलब जो ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसे उन्होंने बयान दिया है। यकीन नहीं आता कि ऐसी भी यानी लापरवाही से और इतनी एहतियाती से यानी मुल्क की खारजा पॉलिसी को बर्बाद करने के ऐसे बयान दिए जा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर सऊदी अरब ने मैं सऊदी का वकील नहीं हूँ, मैं आपको एक हकायक आपसे पूछना मैं चाहता बल्कि हूँ। चाहूंगी भी आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें। आप भी मैं सऊदीया में मैं काफी मैंने सालों। उम्र का हिस्सा मैंने वहां पे गुजारा लोगों के साथ, क्योंकि मैं मजाज से भी वाकिफ हूँ। बात ये है, आप मुझे ये बताइए कि जब नंगे पैर जब गए थे मदीना नंगे पाँव, उसके बाद मोहम्मद सलमान तो पाकिस्तान भी आए। वो चाहते तो पाकिस्तान ना आते, वो पाकिस्तान आए, मदद भी दी, सारे काम किए उन्होंने बकाया तौर पे। और इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं कि जी उस बाजवा के बाद फिर हमें खिलाफ गन फैलाना शुरू कर दिया। फिर इमरान खान साहब ने तो खुद एयरपोर्ट पे लेने के लिए गया, उनकी गाड़ी की ड्राइविंग भी की, आप उससे अपनी खुद बिल्कुल। गाड़ी चला के लेके भी आए। फिर उसके बाद दोबारा और ताइफ भी मिले उनको। मतलब है, अगर ऐसी बात होती सऊदी कतर तो जरूर मतलब होता। बाद हल्कों में ये तासर जरूर पाया जाता है कि सऊदी अरब के हुकाम जो इमरान खान से ज्यादा खुश नहीं थे। ताहम सऊदी अरब इमरान खान की हुकूमत खत्म कराना चाहेगा, ये मानना बड़ा बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। अच्छा, एक और मैं बता आपको एक और बड़ी बात बता देता हूँ। अब ये देखिए कि अमेरिका जाने के लिए मोहम्मद सलमान ने अपना जाती जहाज दिया इमरान खान को, जो आगे चकरात से लेके गया। बिल्कुल। अब उस जहाज के अंदर बाकायदा तौर पे इमरान खान सऊदी के खिलाफ तबाही तबाही बकरे थे। वो जो चीजें थी वहां पे रिकॉर्ड करने, वो लेकिन रिकॉर्ड हो गई। समीउल्लाह मलिक साहब, इमरान खान साहब का आप क्या कह रहे हैं? वो बाहर आएंगे, वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है बयान दिया किसने है, ये दिया क्यों गया है। मैं उस तरफ बहुत अच्छा किया। मैं उस तरफ आना चाहता हूँ, उस तरफ आऊंगा। मतलब मैं अभी तो मैं आपको यू टर्न बता रहा हूँ। अभी तो मैं आपके सुनने वालों के लिए जो उस देखने वालों के लिए मैंने हकायक आप सामने रखे। मैंने वो बात ये है। फिर आप ये देखिए, उस जहाज के अंदर इन्होंने बहुत सी उनके खिलाफ बातें की। वहां पे रिकॉर्डिंग सिस्टम था, वो बराह रास्त उन्होंने सुन लिया। सऊदी वली अहद ने बाकायदा तौर पे जो ही जहाज अमेरिका पहुंचा था, वापस उसे लेके भी आना था पाकिस्तान, उस जहाज को वापस बुला दिया। उसके बाद नहीं, आज के बाद हम इससे कोई बात नहीं करेंगे। अब आप खुद देखिए, आदमी अपने यानी अपने मौसम सऊदी जो है पाकिस्तान का हमेशा से मौसम रहा है। आप मौसम खुशी की बातें करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता देता हूँ। आपको पता है कि सऊदीया के अंदर, अरबों के अंदर जो है ऊंट बहुत यानी उनका एक निशानी है जानवर की। ऊंट के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इसे बुरा भला कहे या से मारे तो ऊंट जो है कई साल तक उसको भूलता नहीं, चाहे उसे कहने वाला जो उसे गायब हो गया हो, लेकिन जहां कभी उसे मिल जाता है उसमें अपना उसे इंतकाम जरूर लेता है। ये अरबों के ऊंट के बारे में ये बड़ी तफसील है। अरब खुद से बताते हैं बकाया तौर पे, अरबों की बकाया तौर पे कहानियां मौजूद है इसके ऊपर। वक्त नहीं है, मैं वो भी आपको बता देता। तो आपका क्या ख्याल है कि पहले दौरे जब नंगे पांव ये गए थे, उसके बाद अगर सऊदिया से इस बात में नाराज होता या कहता कि हम तो अपनी शरीयत खत्म करने जा रहे हैं, तो कहां से ले आए? तो ये इसके बाद ये मैंने तीन वाक्य आपको बताए हैं कि सऊदिया करता वो। सऊदिया हमारे कंट्री तो नहीं है कि वो करता, उसने बगैर तौर पर किया। तो गोया ये इस वक्त जो है बीबी को एक बयानिया चाहिए था अपनी पब्लिक को बताने के लिए। तो गूगल में पता चल गया, पहले तो अमेरिका का दिखाते रहे, डोनाल्ड ट्रू का दिखाते रहे। जो जब सऊदिया जब पीटीआई वालों ने जब अमेरिका के खत्म खुआ दिया तो लोगों को पता चला ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ लिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा अमेरिका का तो कह नहीं सकते। समीउल्लाह मलिक साहब, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि बयानिया कोई था नहीं। अमेरिका को भी अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो उस तरह से नाराज़ नहीं करना था, और सऊदी अरब के साथ तो वैसे ही कोई बन नहीं रहा था। तो ये आपस में उनको आने की ज़रूरत ही क्या थी? इमरान खान की बहनें हैं, वो बड़ा लीड कर रही थी। इमरान खान ने पैगाम भी अपनी बहनों को ही दिया था कि जाके बोलो कि 24 नवंबर को निकले। तो ये कहीं आपस में ख़ानदान में तो नहीं मुकाबला चल रहा कि मैं लीड करवा रहा हूँ या मेरी काविशों से लोग निकले हैं, या ये तो नहीं चल रहा ख़वातीन का मुकाबला आपस में? आप बिल्कुल दुरुस्त नुक्ते पे पहुंच गई हैं। आपने, आपका तज्जिया बहुत खूबसूरत है। होना नहीं चाहिए कि मैं आपका इंटरव्यू करता और आप उस तज्जिए में जवाब देती। आपने जवाब मेरा जो दे दिया, वो की बात छीन ली आपने। बात तो यही है, मामला तो इसी बात का है। बात ये है कि आप देखिए कि क्या हम अपनी जाती मुफादात के लिए मुल्क को दांव पे लगा देंगे? मुझे ये बताया, मुल्क को दांव पे लगा दिया गया कि नहीं? मतलब हर चीज़ पाकिस्तान के, अब जिससे आप कह रही मोटरवे बंद हो रहे हैं, मोटरवे बंद हो गए हैं। अब जो है, अब आप मुझे ये बताइए कि जब इमरान खान जब थे तो हमारी मीशत कहाँ थी? 34% उसका फिगर चला गया था, आज 7% है। इसमें आप नहीं जानते, मतलब अगर सऊदी हमसे नाराज हो जाए, अभी सऊदी ने भी कितने बड़े हमसे वादे किए हैं, उसको देखिए। यूएई ने भी हमसे वादे किए हैं, कतर भी हमसे वादे कर रहा है। चीन का सी पैक दोबारा शुरू हो गया। आप देखिए
मुझे ये बताइए, मैं चैलेंज आपसे कर रहा हूँ अपनी मालूमात के मुताबिक, मतलब इमरान खान के जमाने में सी पैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, एक ईंट तक नहीं लग सकी। आप मुझे बताइए कि अब फिर दोबारा से दिन रात काम शुरू है, फिर दोबारा समीउल्लाह जो। मलिक साहब, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगी। आप ये जी। कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में सी पैक पे काम बंद हो गया था, लेकिन वो इमरान खान का दौर क्या इमरान खान का दौर होता है? आज जो शहबाज शरीफ का दौर है, क्या वो शहबाज शरीफ का दौर है? आप खुद भी मुझसे तो बहुत ही बेहतर अंदाज में जानते हैं ये मामलात कहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो हम जब इमरान खान को ब्लेम करते हैं तो हम जनरल बाजवा को कैसे इग्नोर कर देते हैं कि सी पैक पे अगर काम रुका, आज भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, चाइना के अपने आज भी कंसर्न्स मौजूद हैं, तो सिर्फ फर्द वाहिद को कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं कि उसकी वजह से सी पैक पे काम रुक गया था? मैं आपकी मुखालफत जो है उसको समझते हुए मैं उसको अभी रोशन कर देता हूँ। जब भी मुअर्रिख इस दौर का वक्त जिस तारीख लिखेगा तो जनरल बाजवा को भी शायद सुर्खी में उतना ही बड़ा मुजरिम समझेगा जितना बड़ा मुजरिम इमरान खान रहा। और मैं आज की हुकूमत के हक में बात नहीं कर रहा, इनके भी बहुत बड़े बड़े जराइम हैं। हमारे मुल्क के अंदर मुसीबत यही है, मामला यही है कि आज तक सबसे बड़ी बात यह है कि हम अहद चिकन कौम है। क्या हमने अपने रब से ये अहद नहीं किया था कि अल्लाह हमें ऐसी धरती दे जहां पे हम कुरान को नाफिज कर सके? क्या इसी बात में हमें मौजूदा रियासत में 27 रमजान की मुबारक शब को अल्लाह ताला ने मौजूदा रियासत हमें दी, जिसका तोको नहीं की जा सकती थी। आप ये देखिए, हमने कितनी दफा अल्लाह से वादा की है, वादा खिलाफी की। मैंने तौबा की, फिर तौबा की, तौबा करके तौबा तोड़ दी, मेरी इस तौबा से तौबा 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 कर उठी। हमारा तो ये हाल है। उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ दुआएं कबूल नहीं होती। आप देखिए, क्या रब ने नहीं आपको बता दिया, कुरान के निसाब ने बता दिया, जैसे तुम हो गए तुम्हारे हुक्मरान वैसे होंगे। चाहे वो ये नहीं है कि क्या फौजी होंगे या सिविल होंगे, ये नहीं लिखा होगा। हमारे हुक्मरान वही जो हमें आप पे हुकूमत कर रहे हैं। अब अगर यही बात अगर आप बाजवा करना चाहते हैं तो बाजवा तो लेके आते ना इमरान खान। अब मुझे ये बताइए, जब इमरान खान जो इंतखाब जीते थे तो क्या उनके जो साथी थे उनका जहाज चल के लोग नहीं डाला था गले में, उनके वो पीटीआई के पटे नहीं डाले जा रहे थे लोगों को, तो फौज नहीं कर रही थी। ये आज जिस सोशल मीडिया से हम नाको नाक तंग आ गए हैं, इसके पीछे भी बकायदा तौर पे हमारी यानी जनरल बाजवा के जमाने में फौज ने काम किया। 6000 लोगों को ट्रेन किया गया था इमरान की, दिन रात उसकी तारीफ करें। और 6000 में फिर सिर्फ केपीके में बकायदा तौर पर तनख्वाह पे 16000 लोगों को भर्ती किया गया, जो कि दिन रात सोशल मीडिया पे काम करते हैं। अब 6000 में से 4000 बाहर के मुल्कों में बैठे हुए। जब उनकी तनख्वाहें बंद हो गई, लेकिन वो काम कर रहे हैं, तो कहीं कौन सपोर्ट कर रहा है उन्हें? मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना कि अमेरिका, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने हमारा तख्ता उल्टा दिया है, तो वही अमेरिका अगर उल्टा दिया था तो अमेरिका को क्या जरूरत थी कि वहीं पे जाकर उन्हें लॉबिंग शुरू कर दी। वहीं पे वहां के जो मेंबर है, कांग्रेस के मेंबर 58 मेंबर से तुमने खत लिखवाया, और 58 मेंबर्स का सरबराह कौन है? 2 बड़े यहूदी। समीउल्लाह मलिक साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि चले इमरान खान ने तो इल्ज़ाम लगाया, आपको नहीं लगता है इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख? मैं इमरान की मुखालफत में ये नहीं कह रहा कि जो हुकूमत है वो ठीक होगी, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे रहनुमाई करें कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम इसलिए लगाया क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में होता आया था, इसलिए उन्होंने कहा इस तरह से हुकूमतें जाती हैं, अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता है, तो मैं भी ये इल्ज़ाम लगा देता हूँ। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा करता है, जैसे भी करे? इस पे किताबें लिखी गई हैं, इस पे अमेरिका के अपने मुसन्निफीन ने, अपने जर्नलिस्ट ने, अपने सहाफ़ियों ने, अपनी हुकूमती शख्सियात जब वो रिटायरमेंट हुई उन्होंने क्या लिखा नहीं है, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है। और बिलखुसूस फिर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी, उसके बाद जो फंडिंग थी और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, अमेरिका का क्या किरदार नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत में और पाकिस्तान की हुकूमतें बनाने में और गिराने में? नीलम, कब को ऐसा मुझे एक वक्त बता दें जब अमेरिका का पाकिस्तान की हुकूमतों पे उस पर असरअंदाज ना हुआ हो। मुझे एक लम्हा बता दें, आप आज भी बता दें। ये तो मैं कभी कहते ही नहीं, मैं मानने को तैयार हूँ। अगर किसी को शक है ना तो वो ऐसा करे कि जो ओबामा's वॉर जो किताब है ना वो पढ़ ले। अमेरिकी मुसन्निफ ने उसमें लिखा है ओबामा's वॉर किताब, उसमें उसे आंखें खोल देने के लिए काफी है। पता चल जाएगा वो आर्मी के अंदर भी क्या काम करते हैं वो, और हमारी सिविल हुकूमत में भी क्या काम करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जब मुशर्रफ के ज़माने में हिलरी क्लिंटन जो थी मतलब सेक्रेटरी खारजा थी,
वो यहाँ पे पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आके उन्होंने बकाया तौर पे एक उस जमाने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी। जरदारी जो थे वो यूसुफ गिलानी जो थे वो मतलब वो वज़ीर आज़म थे, जरदारी सदर बन गए थे, मुशर्रफ साहब निकले थे वहाँ। बाकायदा तौर पे हिलरी क्लिंटन ने तजारती मामला कराया अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का इंडिया जाने के लिए। और वहां पे आज भी हिलरी क्लिंटन उसकी यूट्यूब पे जाके देख लें उनका प्रोग्राम। मैं खुद मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहां पे मौजूद, मुझे भी दावत दी गई थी, मैं गया। तो बाकायदा तौर पे हिलरी क्लिंटन इस बात को तस्लीम किया। उसने कहा हाँ, उससे सवाल किया गया था कि आज आपने 40 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तानी मीडिया में तकसीम किए, आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है, मेरा मुल्क है अमेरिका, हम अमेरिका की जो है वो उसकी अच्छी साख के लिए या इसको इस्तेमाल करना हमारा हक है। वो तो आपके मुल्क में, आपकी धरती पे इस्लामाबाद बैठ के ये बात कह के गई वो क्लिंटन। किसी ने इनकार किया? क्या किसी मीडिया के आदमी ने इनकार किया कि हमने पैसे नहीं लिए? मीडिया लोग चीखते हैं मतलब जी ये हम पे इल्जाम लगाया, क्या आपको बोला? 6 बड़े चैनल जो थे मतलब उनको तो साफ सुन गया। आप तो बात करते हैं, जो आपने छोटा सवाल किया, मैं बड़ी बातें आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कब नहीं रहा हमारा मतलब हमारे मामला में मदद करने के लिए। अब इसलिए क्योंकि अब मैंने इसलिए शुरू में कहा ना कि अब अमेरिका के रडार के ऊपर पाकिस्तान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अफगानिस्तान से उसकी फौजें निकल चुकी हैं। लेकिन सी पैक तो है वहां बड़ा हुआ, सी पैक के खिलाफ जो उसने काम करना है। आज इसकी कैबिनेट में जितने भी लोग जो चीन के खिलाफ हैं, वो चीन का रास्ता जो रोकना चाहते हैं, वो किसको टारगेट करेंगे? उस हवाले से पाकिस्तान को तो टारगेट किया जाएगा। वो जो इंडिया की जो बड़ी हमायत की जा रही है, इंडिया के बारे में बड़े बिल पास किए जा रहे हैं, इंडिया को क्वाड के अंदर भी मेंबर रखा जा रहा है, इंडिया को बकाया तौर पे खड़ा किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका को पता है कि मेरा ये लंगड़ा घोड़ा है इंडिया। लद्दाख के मामले में बड़ी सुर्खी भी हुई, उन्हें पता चल गया इस बात का, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वो इंडिया की हमायत कर रहे हैं। इंडिया की हमायत से क्या मतलब है? पाकिस्तान से दोस्ती कोई? ये कश्मीर का जो मसला हुआ इसके बारे में आप दिल के फफोले जल उठे सीने कदाल से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कभी आपने सुना था कि 2 इकट्ठे ही चले जाएं दौरे के लिए? पाकिस्तान का चीफ फौज का सरबराह भी और हमारा वजीर आज़म भी, इमरान और जनरल बाजवा इकट्ठे नहीं गए वहां पे अमेरिका के अंदर ट्रंप के दौर में? मुशर्रफ जिसने अमेरिका की बेलौस खिदमत की, बूट चाटे, उसको तो पेंटागन ने सलामी नहीं दी। बाजवा को 18 तो गन्स की सल्यूट दिया गया, उसे सलामी दी गई। वहां ये तय कर दिया गया था कि आज के बाद आपको याद होगा कि अगर आप मेरे पुराने यूट्यूब प्रोग्राम उठा के देख लें, जीरा के ऊपर भी और दूसरे जितने भी प्रोग्राम मैंने, जब उसमें ट्रंप ने, अभी ये गए नहीं थे, ट्रंप ने बाकायदा बयान दिया था कि मैं कश्मीर के मामले साजिश के लिए तैयार हूं। तो मैंने अगले दिन टीवी इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा कि पाकिस्तान, मैंने कहा आज पाकिस्तान आपका लुट गया और कश्मीर आपका बर्बाद हो गया आज, क्योंकि उसने साथी, मैंने कहा कि बिल्लियों की साथी में बंदर ने अपना हाथ डाल दिया। क्या नहीं हुआ? वो दोनों को बुलाया गया, बकाया तौर मैंने कहा गया कि तुम अपने इस कश्मीर के बारे में ख्याल रखो, वो कश्मीर इंडिया का वो करेगा। उसके बाद जो है, उससे पहले मोदी के 2 दौरे हुए थे, उसके बाद इस दौरे के फौरन बाद 3 हफ्ते के बाद क्या मोदी ने 5 अगस्त को ऐलान नहीं कर दिया था कश्मीर को शामिल करने का? इसमें दोनों, फिर इमरान ने बाकायदा तौर पर अमेरिका से कहा अपनी जमात के लोगों कि मैं चकरा उतरूंगा, वहीं पर हम जलसा करेंगे। वहां उसने ऐसा जलसा किया कि जैसे वो कहता है, मैं आज देख रहा हूँ, इतने लोगों को देख रहा हूँ, मुझे यूं लगता है जैसे मैं फिर बार वर्ल्ड कप जीत के आ। फिर क्या इमरान ने इस बात का ऐलान नहीं किया था? उसने कहा कोई जरूरत नहीं है जाने की हिंदुस्तान में बॉर्डर में, मैं आपका वकील हूँ। कश्मीरी से कहा, मैं कश्मीरी हूँ, मेरे सीने में ये दाग लगे हुए, मेरे दिल के अंदर जख्म है ये, मतलब मैं कैसे भूल जाऊं अपने घर को लुटता हुआ? मतलब हमने कुर्बानियां नहीं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हमारा है। क्या सईद गिलानी ने कश्मीर में बैठ के ये नहीं नारे लगाए, हमें पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है? तो हमने क्या किया? सारी उम्र पाकिस्तान को, कश्मीर को शहर कहते रहे, और शहर जो आसानी से हिंदुस्तान के हवाले करती, किसने हवाले की? देखिए ये बात, इसमें बाजवा का नाम भी आएगा, इसमें इमरान का नाम भी आएगा, इसमें और बड़े हाथ हैं जो इसमें आएंगे। मतलब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं समीउल्लाह मलिक साहब, आपने बड़ा डिटेल में ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर ना सिर्फ अपनी राय दी है, बल्कि जो मिसालें हैं तारीख से, जो हक़ाइक़ हैं वो भी बयान किए हैं। ये आपकी सबसे बेहतरीन बात है।